नेटवर्क 10 के साथ। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए जनसंख्या नियंत्रण नीति का ऐलान करते ही देश भर में बहस छिड़ गई है। योगी सरकार को एहसास था कि इस नीति के ऐलान के साथ विपक्ष इसे लेकर उन्हें घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन राज्य के विकास के लिए और लोगों के कल्याण के लिए वे डिगे नहीं, उन्होंने कदम उठा लिया। अब तो कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में संसद में भी इस पर प्राइवेट बिल लाया जा सकता है। आखिर कितना जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और विपक्ष की आपत्ति क्या है, इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी। हमारे साथ रवि प्राशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कपीश भाई आप ही के पास आना चाहूंगा। विपक्ष आप हैं और जिस तरह से बातें चल रही हैं तो आपसे बहुत सारी चीजें जरा यहां पर खुलकर सामने भी आ जाएगी कि आखिर जनसंख्या नीति पर विपक्ष की आपत्तियां क्या है। यहां ये एक बहुत बड़ा इशू है कि विपक्ष चाहता क्या है, उसकी बातें क्या हैं, क्यों उसे जनसंख्या जो नियंत्रण नीति है उससे डर लग रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। कपीश भाई। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण नीति से किसी को डर नहीं जी, बल्कि समाजवादी पार्टी इस बात को चाहती है कि वाकई अगर कवायद हमारी जनसंख्या विस्फोट को रोकने की है योगी और मोदी सरकार की, तो तमाम कुछ मंशाएं हैं संवैधानिक, मैं वो चीजें उठाना चाहता हूं और थोड़ी सी भूमिका देना चाहते हैं जी। वो भूमिका ये है कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने और तमाम अन्य लोगों ने मिलकर के ये संविधान बनाया, तो उसी समय उन्होंने देख लिया था कि जो भारत की जनसंख्या नीति है वो होनी चाहिए जी। भले हम उस समय 35 करोड़, आज हम 1 अरब 35 करोड़ की जनता, और जो केंद्रीय सूची है यानी कि संविधान के अनुच्छेद 44 जो कि हमारा नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि संविधान का भाग 4 जिसमें 35 अनुच्छेद से लेकर 51 अनुच्छेद तक आते हैं, उसके अंदर एक बात कही गई थी कि हमारी एक जनसंख्या केंद्रीय नीति होगी। लेकिन 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन किया गया जी, और उसमें इसे समवर्ती सूची में दाखिल कर दिया, यानी कि केंद्र भी बना सकते हैं और राज्य भी बना सकते हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि योगी सरकार अगर बिल लेकर के आ रही है तो प्रश्न इस चीज का है कि वो गैर संवैधानिक तो है नहीं, और ना समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही है कि गैर संवैधानिक है। लेकिन एक चीज जरूर कि जो चली चला के बेले में ये 6 महीने का समय बचा है, उसमें से 4 महीने के बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनावों की। अब यहां संवैधानिक मसला ये है कि अभी तो इन्होंने ड्राफ्ट विधि आयोग ने तैयार किया और जनता के सामने रख दिया। जनता जो है उत्तर प्रदेश की, देश की, उस पर विचार विमर्श देगी और उसके बाद 19 जुलाई के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। और अब एक नई बात भी सामने आ रही कि प्राइवेट विधेयक भी मानसून सत्र में लाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मैं कई डिबेट में बैठा इससे पहले भी, और मैं बार बार संवैधानिक मसलों पे बात करना चाहता कि देखिए प्राइवेट विधेयक क्यों लाया जाए? क्या सरकार अगर लेके आएगी उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं? क्या सरकार नहीं जनसंख्या नीति लानी चाहती? प्राइवेट विधेयक के रूप में क्यों लाएगी? सरकार स्वयं अपनी तरफ से लेके आए। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रवक्ता बैठे होंगे तो उनसे आप मेरा जवाब लीजिएगा मेरे प्रश्नों का जी जी, कि इसे वो विधेयक के रूप में लाना चाहते हैं, उसे वो प्राइवेट विधेयक के रूप में लाना चाहते हैं, या उसे वो ऑर्डिनेंस के तौर पे लाना? क्योंकि अगर वो ऑर्डिनेंस के तौर पे लाना चाहते हैं फौरी दृष्टि से राजनीति करने के लिए, तो संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन करेंगे। क्योंकि संविधान यहां पर स्पष्ट है कि ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब कोई आपातकाल या ऐसी स्थिति बन जाए कि उस कानून के बिना देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी कि हम युद्धरत हों या कोई आपदा काल आ जाए तो उसके लिए कोई विशेष कानून लाना हो। और एक साथ में एक और बात भी कही गई कि ऑर्डिनेंस लाने वाली सरकार इस बात का ध्यान देगी
कि उसको कंटिन्यूटी बनी रहे और वो 6 महीने के बाद विधेयक के रूप में उसे परिवर्तित कर सके या 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा। तो यहाँ प्रश्न इस बात का है कि जब हम इलेक्शन में 6 महीने के बाद चले जाएंगे तो ये कंटिन्यूटी तो इनकी बनेगी नहीं, और ये कोई कह नहीं सकता कि किसकी सरकार आई। हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार है। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इनकी ये मंशा है तो इसको बहुत पहले पूरा। जी, मुझे लगता है संपर्क टूट गया है। मैं बात करूंगा रवि भाई, बहुत सारी चीज़ें लगातार सभी लोग देख रहे हैं और कपीस भी बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं। जी कपीस जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बोलिए। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये अगर विधेयक के रूप इसमें ऑर्डिनेंस के रूप में लाना चाहते हैं तो इनकी सरकार तो कंटिन्यू करेगी नहीं, और कोई भी ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 महीने के लिए वैध होता है, उसके बाद वो अपनी विधि मान्यता खो देता है। तो ये 3 चीज कंफर्म करनी चाहिए इनसे। चौथी चीज मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर वाकई आपको कवायद है जनसंख्या नीति पे, भारतीय जनता पार्टी जो है वो गहन विचार करना चाहती है, राजनीति नहीं करना चाहती है, तो इसे केंद्र सरकार को भी लाना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि 6 साल की अटल बिहारी सरकार हो गई, 7 साल की जो है नरेंद्र मोदी सरकार हो गई, लेकिन जनसंख्या कानून पे कोई कानून नहीं आ सका। ये बहुत ही दुख की बात है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर प्रदेश सरकार में प्रोत्साहन पॉलिसी रखी जाती है या किसी को नौकरी से वंचित किया जाता है, तो यहाँ पे भी प्रश्न है कि अगर प्रोत्साहन पॉलिसी आप लेकर के आ रहे हैं तो केवल राज्य सरकार की सेवाओं में ला पाएंगे या राज्य सरकार की नीतियों में ला पाएंगे, किसी चीज का फायदा पट्टा का देना हो या विशेष उसको भार देना हो, या आप 2 बच्चों से ज्यादा वाले तीसरे बच्चे की अगर आप नौकरी रोकना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की तो नौकरी में आप रोक नहीं पाएंगे, ना केंद्र सरकार की योजना में। चौथा पॉइंट मेरा यह है कि जो लोग आबादी बढ़ाने के लिए जो तबके जिम्मेदार होते हैं भारत में, वो निश्चित रूप से अशिक्षा से गुजरे हुए होते हैं, वो ईश्वर और अल्लाह पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये कहते हैं हम फैमिली प्लानिंग नहीं लेकर के आएंगे, आप तो गवर्नमेंट का बिल भी नहीं लाना चाहते हैं, आप प्राइवेट की ओर भागना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी हमें पता चला। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि इन सब चीजों पे गहराई से आइए और केंद्रीय नीति बनाइए। पूरे देश की ये समस्या है, केवल उत्तर प्रदेश समस्या नहीं है। 9 प्रांत और बना चुके हैं, क्या उससे भारत का विस्फोट रुक गया? नहीं रुका। और एक बात और भी है, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये भूतलक्षी प्रभाव से होगा या भविष्य लक्षी प्रभाव से होगा, इसमें प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा कि नहीं होगा। और वो जो तीसरा बच्चा जब बालिग होगा तो समता और समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है, जो वो याचिका डालेगा कि साहब माता पिता हमारे जन्म के लिए जिम्मेदार थे, दंड उनकी जगह हमको क्यों दिया जा रहा है? हमने तो कहा नहीं था कि हमें तीसरी संतान के रूप में पैदा किए। तो ये एक संवैधानिक बेंच का फैसला भी इस पर आएगा आगे चल करके। तो इन सारी चीजों पर विचार करके भारतीय जनता पार्टी चाहे तो एक जीपीसी मीटिंग कर ले, सारे दलों के सर्वदलीय बैठक कर ले और कुछ ऐसा ड्राफ्ट लेके आए जो वाकई भारत को समृद्ध करे। बिल्कुल। मैं बात करूं रवि भाई, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी। अगर जिस तरीके के तथ्य, जिस तरीके के पॉइंट्स बताए हैं उन्हें देखें तो वास्तव में वो भी कुछ सवाल हैं। लेकिन क्या ये कह देना कि 6 महीने ही रह गए हैं सरकार के तो क्या अधिकारी काम नहीं करेंगे, या दूसरी सरकार आएगी तो उसको मतलब नहीं है इस चीज़ों से? अगर कोई भी बिल या कोई भी चीज़ पूरे जनहित के लिए और सबके लिए है तो सरकारें कोई भी रहें, काम तो उसे करना पड़ेगा। चलिए, ये तो कह रही सरकारों की बात। लेकिन रवि भाई, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल या हम कहेंगे कुछ भी ऐसी कोई पहल होती है तो वास्तव में उसका स्वागत क्यों नहीं, ये यहाँ एक सवाल है। और क्या वास्तव में जो कपीस श्रीवास्तव इस पर जो पॉइंट्स वो दे रहे हैं उन पर क्या आपकी राय रहेगी? क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि मुद्दा खाली यूपी का नहीं है, मुद्दा पूरे भारत का है। और पहल अगर यूपी से हो रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जनसंख्या इसके दायरे में आएगी। कैसे देखते हैं रवि भाई आप? देखिए गोस्वामी जी, कपीस जी अधिवक्ता हैं, उन्होंने बहुत सारे जो तकनीकी बिंदु उठाए हैं वो बनते हैं, प्रश्न बाकायदा उठते हैं और भारतीय जनता पार्टी को के प्रवक्ता को या भारतीय जनता पार्टी को इन सारे प्रश्नों का उचित समाधान जरूर करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सरकारें और कार्यपालिकाएं कंटिन्यूटी में काम करती हैं, तो ऐसे में अगर कोई सुधारात्मक कदम किसी राज्य मशीनरी के द्वारा उठाया जा रहा हो तो उसका मुझे लगता है कि खुले दिल से स्वागत भी कर लेना चाहिए। हालांकि प्रश्नों से कोई सरकार या कोई व्यवस्था या कोई कार्यपालिका बच नहीं सकती, उनको प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट तौर पर देने पड़ेंगे।
ये जो कुछ चीजें मेरे मन में भी हैं कि ये जो मसौदा ड्राफ्ट जो प्रस्तावित बिल का सुझाव के लिए जनता के डाला गया है 19 जुलाई तक, और इसको वेब पोर्टल के जरिए डाला गया है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां वेब पोर्टल नहीं चल रहे होंगे। और चूंकि ये महत्वपूर्ण एक दिशा में उठाया गया कदम है, तो इस पर एक व्यापक समीक्षा, व्यापक राय जनता की आवश्यक है। लिहाजा कुछ समय और दिया जाना चाहिए। और जो कुछ प्रावधान है, तो व्यक्तिगत तौर पर जैसे कपिश जी ने कहा कि एक बच्चे की जो नीति को प्रोत्साहन देना, ये मुझे लगता है कि जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा करने वाला कदम हो सकता है, क्योंकि चीन में भी 3 दशक पहले एक बच्चे की जब नीति आई, तो कालांतर में विशिष्ट परिस्थितियों में हमने ये देखा कि एक बच्चा जब अगर परिवार में पैदा होगा, तो जाहिर है कि युवा जब वो होगा, पढ़ लिख के सक्षम होगा, तो वो अपने माता पिता के पालन पोषण, भरण पोषण के लिए रोजगार करेगा। और न केवल माता पिता, बल्कि दोनों अपने माता पिता के 2 जो बुजुर्ग उसके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। ये जो नीति कहलाती है 1 to 4 नीति कहलाती है। तो जब ये स्थिति, सैचुरेटेड स्थिति आ जाएगी, ऐसे में क्या होगा? चीन को भी वो व्यवस्था 1980 में जो उन्होंने लाई थी, एक बच्चे की नीति, उसको 3 दशक बाद वापस लेना पड़ा। तो एक अच्छी चीज है। और गोस्वामी जी, पहली चीज ये है कि उत्तर प्रदेश कोई ऐसा पहला राज्य नहीं है। जैसा कपिश जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, 42वां संविधान संशोधन ला करके इसको कॉन्करेंट सब्जेक्ट बना दिया गया था, यानी राज्य भी कानून इस पर बना सकते हैं और केंद्र भी कानून इस पर बना सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो सुझाव एक कई हलकों से आ रहा है कि इस पर एक विशद, विस्तृत, सुविचारित केंद्रीय कानून की तरफ देश को बढ़ना चाहिए। क्योंकि राज्यों में तो राजस्थान में भी, जहां तक मेरी जानकारी है, मध्य प्रदेश में भी, एक आध राज्य में और इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जहां पर स्थानीय निकाय के चुनाव में अगर 2 बच्चे होते हैं तो चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है, और भी कुछ प्रावधान है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाले सूबे में अगर ऐसी कोई पहल हो रही है, तो सभी व्यावहारिक पक्षों का पूरा अध्ययन करते हुए, पूरी संवेदनशीलता से, पूरी उदारता से, मुझे लगता है इसका स्वागत इस पहल का भी किया जाना चाहिए। क्योंकि चुनाव में भले ही जा रहा है उत्तर प्रदेश, लेकिन विधायी प्रक्रिया सरकार किसी भी पार्टी की आए वो हमेशा चलती रहती है। एक बार पहल हो जाएगी तो चाहे भारतीय जनता पार्टी वापस आती है, या किसी गठबंधन की सरकार बनती है, या कपिश जी जिस तरह से कह रहे थे उनकी सरकार बनती है, तो फिर ये कम से कम आगे एक बढ़ने वाला मुद्दा तो रहेगा। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार किसी की भी रहे, अगर कोई अच्छी चीज़ सामने आ रही है तो सबको उसका समर्थन करना चाहिए। अशोक पांडे जी, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है, कपिश जी ने कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं और रवि जी ने भी कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आपको बता दें कि एक तो तय है कि कोरोना से भी संक्रमित बीमारी अगर कोई है तो जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के चलते प्रदेश और देश का विकास नहीं हो पा रहा है। नौजवानों को रोजगार की गारंटी और तमाम चीजें, सारी सुविधाओं के लिए सबसे आवश्यक है कि जो जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, ये चिंता का विषय है। और ये भी तय है कि सरकारों को कानून बनाने का हक है, कई प्रदेशों में है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो एक प्रस्ताव लाया है, कानून जो आ रहा है, निश्चित तौर पे आम जनता, आवाम से, मसौदे से, लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही लागू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है, विपक्ष को भी दलों के दलदल से ऊपर उठ के इस पे समर्थन करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के विपक्ष के साथ दुर्भाग्यजनक है कि हमारी योगी जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार के खिलाफ एक कहां तक चले जाते हैं। आपने देखा होगा जब इस देश में वैक्सीन आती है तो इन्हीं की पार्टी के अखिलेश यादव कहते हैं हम मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और उनके पिताजी लगवा देते हैं। अभी 2 आतंकी जब पकड़े जाते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, इन्हीं के शासन में वो बम कांड हुआ था, विस्फोट हुआ था,
तो कहाँ वही उसको आप बाबा ले तुलसी बाबा कहाँ लेके जा रहे हैं? अशोक पांडे जी, अशोक जी विरोध कर रहे हैं। उस पर भी कल हम डिबेट रखेंगे, आप उस पर भी पूरा बोलेगा। आज हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। निश्चित जनसंख्या नियंत्रण पर दलों के दलदल से ऊपर उठ के, राजनीतिक तुष्टीकरण से ऊपर उठ के निश्चित तौर पे सबको एकजुट होके इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करना चाहिए। ये हकीकत है, आम जन भी चाहते हैं, अंतिम आदमी भी चाहता है कि प्रदेश और सूबे का विकास हो, तो जनसंख्या नियंत्रण बिल जरूर आए। बिल्कुल अशोक पांडे जी, जो कपीस जी ने 2-3 मुद्दे रखे हैं, उसे लेकर आप कपीस जी को क्या कहेंगे कि विपक्ष का जो सवाल है? देखिए, चूंकि कोरोना संक्रमण काल अगर नहीं रहता तो साल भर पहले बिल आता। फिर कोई कहेगा चुनाव को ध्यान में रख के हो रहा है, तो हम जो भी कानून लाते हैं, किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होता है या कोई चुनाव होता है, मेरा ये मानना है कि रखा हुआ तो कपिल श्रीवास्तव बोलते हैं, कभी कोई जवाब नहीं देते। उत्तर प्रदेश सरकार को ये हक है कि कानून बनावे, तो कानून बना रही है। जनसंख्या नियंत्रण बिल निश्चित तौर पे बनेगा और उत्तर प्रदेश का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, विकास होना भी चाहिए और विकास जरूरी भी है। कपिश भाई, बात यह है कि बहुत बार ये कहा जाता है कि चुनावी वर्ष है, ये बात आपने भी दोहराई और ये बात हर कोई दोहराता है। क्या, यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या चुनावी वर्ष होने से कुछ भी फैसले नहीं लिए जाने चाहिए, या चुनावी वर्ष है तो ये छोड़ देना चाहिए कि शायद अगली बार हम ना आए, दूसरे हैं? इस बात को लेकर बहुत बड़े सवाल रहते हैं कि चुनावी वर्ष है, अब कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब आप ही लोग ऐसा कहेंगे तो जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो तो अपने आप बोलेंगे कि चुनावी वर्ष है, हम काम नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खाली ये कह देना कि चुनावी वर्ष में ये नीति आ रही है या चुनावी वर्ष है इसलिए ये निर्णय लिए जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल पैदा करता है। कपिश भाई। जी संजय भाई, देखिए सवाल है, जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज, बोलिए। जी, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। ये सवाल में प्रश्न बहुत मूल है। अभी देखिए, अशोक जी से हमने जितने संवैधानिक प्रश्न किए वो कन्नी काट के निकल गए। अरे अगर कोई विधेयक आएगा, कोई ऑर्डिनेंस आएगा, कोई पब्लिक बिल लाएंगे, कोई प्राइवेट बिल लाएंगे, तो उसके संसद में रखने की, विधानसभा में रखने की प्रक्रिया है। मैं बहुत साधारण सी चीजें पूछना चाहता था लेकिन निरुत्तर रह गया। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इन्हीं से निरुत्तर हूं, मैं पिछले 3 दिनों से बहुत से चैनलों पे बैठा जहां मैं निरुत्तर रहा। खैर कोई बात नहीं है, वो विधानसभा के पटल पे जो चीजें आएंगी देखी जाएंगी। और अशोक भाई से मैं और उम्मीद भी क्या करूं। मैं तो एक चीज ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जी मुझे लगता है फिर संपर्क जी मेरा ये कहना है, देखिए संजय भाई जी, कि आप ऐसा नहीं कि चुनावी समय आ गया है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप बिल्कुल करिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं और आप ला नहीं सकते, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो कुछ क्वेरी लगाया कि आप इसको ऑर्डिनेंस के रूप में लाएंगे तो गैर संवैधानिक होगा। क्यों होगा, उसके मैंने क्लासेस दिए आपको। ये आप बताने के लिए तैयार नहीं है कि आप इस मानसून सत्र में लाएंगे या विशेष सत्र कोई आहूत करेंगे, कोई विधेयक लाएंगे, ये आप बताने के लिए तैयार नहीं है। आप पब्लिक विधेयक लाएंगे या प्राइवेट विधेयक लाएंगे, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके पास तो उत्तर ही नहीं है, तो मैं इनसे अब प्रश्न क्या करूं। और दूसरी चीज मैं ये कह दूं कि देखिए, कोरोना काल का ये बहाना ले रहे थे। कोरोना काल में आप 3 कृषि कानून ला दिए। आप कृषि कानून में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आपने पूरा संशोधन कर मारा। तो आखिर आपने इसी कोरोना काल में किया, और इसी कोरोना काल में आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसका आड़ मत लो। आप ला सकते थे, उससे पहले भी ला सकते थे, आप नहीं लाए, आप अब लाने वाले हैं, आपको हार्दिक बधाई दे दूं। लेकिन चक्कर यह है कि मेरे संवैधानिक प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। मैं तो निरुत्तर हूं, इसलिए कि कोई भी विधेयक अगर आप लाइएगा तो हम तो ये चाहते हैं ना कि वो विधेयक कानून बन जाए, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में फंस जाए आगे चल करके, वो मैं नहीं चाहता। मैंने आपसे प्रांग न्याय का सिद्धांत पूछा, मैंने भूतलक्षी और भविष्यलक्षी प्रभाव पूछा, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल विधि नहीं बन रही है। ये भूतलक्षी बन सकती है, ये भविष्यलक्षी बन सकती है। भविष्यलक्षी अगर आप बताते हैं और आप नौकरी में रोक लगाते हैं, तो वो जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का उल्लंघन होगा, उस पर आप कोई प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता उत्तर देने के लिए तैयार नहीं।
तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब इतना गहन चिंतन हम इतनी बड़ी नीति पर कर रहे हैं तो एक प्रदेश सरकार, अरे इससे पहले कई सरकार लाई, पीठ हम उन जी मुझे लगता है कपिश जी का संपर्क फिर टूट गया है। अगर हम बात करें रवि भाई, बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि जनसंख्या नियंत्रण जो है आखिर क्यों ना हो। अब उसके अंदर कितने ही सारे आप बिंदु उठा दें, कितनी सारी बातें उसमें करें रवि भाई, वो ठीक है, एक पहलू हो सकता है, लेकिन वर्तमान की जो मांग है, जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी ने देश की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए, इस बात को हर कोई कहता है रवि भाई, कोई भी मतलब मानेगा कि आज स्थितियां क्या हुई, और उसका एक ही कारण है कि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। आखिर कोई तो सोचेगा, कहीं से तो पहल होगी, चर्चाएं चलेंगी, बिंदु निकलेंगे, आज एक संशोधन हुआ कल दूसरा होगा। ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई आज जो चीज लागू हो गई वो फिर जन्म जन्मांतर तक ऐसी रहेगी। गोस्वामी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मसला उठाया है। असल में 1952 में ही ये मसला, जब संविधान लागू हुआ और उसके तत्काल बाद से इस मसले पर विचार विमर्श शुरू हुआ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न पार्टियों ने, और खास तौर पर उस समय की सर्वाधिक शक्तिशाली सत्तारूढ़ जो पार्टी थी कांग्रेस ने, तुष्टीकरण की राह, खासतौर पर इमरजेंसी के दौरान जिस 42वें संविधान संशोधन का जिक्र अभी कपिश जी ने भी किया, मैंने भी किया, उसको देश का मिनी संविधान, उस 42वें संविधान संशोधन विधेयक को देश के मिनी संविधान का दर्जा दिया जाता है। उसने न केवल देश के प्रियम्बल में छेड़छाड़ की और प्रभावी छेड़छाड़ की, सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द बिना किसी व्याख्या के, संविधान में इन दोनों शब्दों की कोई व्याख्या नहीं की गई है, वो जोड़ दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम कर दी गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को यह प्रयास किया गया कि कानूनी इम्यूनिटी दी जाए कि अगर इन पर कोई कानूनी मामला बनता है तो वो अदालतों में ना चले, उसके लिए एक संसदीय फोरम बनाई जाए। और बहुत सारे 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान के स्वरूप को आमूलचूल परिवर्तन का प्रयास किया गया। और उसी समय सेकुलर शब्द बिना किसी व्याख्या के जब संविधान में शामिल किया गया तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने, तो यह साफ हो गया था कि कांग्रेस अब देश में तुष्टीकरण की नीति ही करेगी। भले ही ये व्यापक प्रश्न जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो आपने उठाया है, ये 1952 से ही बहस के केंद्र में रहा हो, लेकिन पॉलिटी की, हमारे देश की राजनीति जिस तरह से तुष्टीकरण पर चलती रही, उसकी धुरी, और बाद में कांग्रेस से टूटकर जो दल बने, जो क्षेत्रीय दल राज्यों में बहुत प्रभावी हैं कुछ, तो आजकल जो क्षेत्रीय पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बहुत सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी, उन्होंने भी मुस्लिम समुदाय को एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझने का प्रयास किया। तो आप समझ सकते हैं कि आजादी के बाद से, संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद से ही, 1952 से ही अभी तक ये विषय जनसंख्या नियंत्रण इतना अनियंत्रित क्यों है। पॉलिटिकल पार्टियां इसका बाकायदा स्वागत करती हैं, लेकिन कोई प्रभावी कदम अभी तक उठाया नहीं गया है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल जो धुरी है विपक्षी पार्टियों की, सत्तारूढ़ पार्टियों की, उनको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी। अब जो सवाल उठ रहा है टाइमिंग को लेके, इसका बहुत घिसा पिटा सा एक उत्तर ये है कि आजादी के बाद जो 4 चुनाव हुए, उनमें लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ हुए। इसके बाद मध्यावधि चुनाव का सिलसिला भी दुर्भाग्य से इंदिरा गांधी, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता इस बहस में नहीं है, लेकिन चूंकि तथ्य है उसका उल्लेख करना पड़ेगा, तो मध्यावधि सरकारों का सिलसिला 4 चुनाव, यानी 1951-52 के बाद जो 3 चुनाव और हुए, यानी 2 दशक बाद मध्यावधि चुनाव का सिलसिला देश में शुरू हुआ। और कांग्रेस का हश्र जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को मुख्य नीति कांग्रेस ने बनाया, इस लिहाज से अब जो कांग्रेस का हश्र हो गया, या 2014 में ये जो नरेंद्र मोदी काल पॉलिटिक्स में आया, ये जो भी पॉलिटिकल प्रवृत्तियां उभरी हैं, इसके बाद हमको लगता है कि जिस तरह से जेपीसी ज्वाइंट सर्वदलीय बैठक की मांग कुछ पार्टियां उठाती हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मांग उठाई जाती है विचार विमर्श के लिए,
इससे पहले मुझे लगता है कि पार्टियों को अपनी मूल सोच में अलग अलग अपने जो उनके कुनबे हैं पार्टियों के, उनकी जो कमेटियां हैं, उनके जो नेता हैं, उनसे जुड़े हुए जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनको भी अब थोड़ा सा विचार विमर्श करके जो मूल बुनियादी मुद्दे हैं देश के विकास के, जो आड़े आते रहे हैं, उन पर विचार विमर्श करके एक सकारात्मक नीति मुझे लगता है बनानी चाहिए। बिल्कुल, और बनानी चाहिए। अशोक पांडे जी, क्या लगता है आपको कि अब की बार कितनी कमर कसे हुए हैं सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर? सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल गंभीर है और सरकार का ये मानना है और प्रदेश की जनता का ये मानना है कि जनसंख्या ही सबसे खतरनाक मोड़ पे है, ज्वालामुखी के मुहाने पे है, जब न विस्फोट हो जाए। हमारी सरकार इसीलिए कानून ला रही है ताकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण हो और लोगों के अंदर एक जन जागरण हो। यह सही बात है कि पूरे देश में हिंदू हो या मुसलमान हो, इनके पैदावार में कमी आई है, जनसंख्या वृद्धि रुकी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक कानून होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ये अनुशासन लागू करना चाहती है ताकि लोगों को 2 बच्चे हो। और मेरा ये मानना है, अभी तक जो भी सरकारें रही हैं, चाहे श्रीमती गांधी की थी, वो लाठी डंडे के बल पर आपातकाल लगा के लोकतंत्र का गला घोटती थी, जबरन 60-80 साल के बूढ़े से लेके 6 साल के बच्चे तक का नसबंदी की जाती थी। उनकी नीयत में खोट थी, वोट की खोट थी। हमारे नीयत में वोट की खोट है, वरना हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का यथोचित विकास हो, इसलिए कानून ला रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। योगी आदित्यनाथ अपने फैसले मजबूत इरादों के साथ लेते हैं। उनका मानना रहा है कि देश कितना भी विकास करे, लेकिन बढ़ती आबादी उसे खुशहाल नहीं बना पाती, संसाधन सीमित होते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ साथ साथ विरोध भी है और सवाल भी हैं। देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आखिर कब आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र इस पर है और वास्तव में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है उसे लेकर बातें होनी चाहिए। इस चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम यजमान 7वां फेरा तो लो। 7 नहीं 15। ये तो होना ही था, क्योंकि नया TVS स्पोर्ट ETFI टेक्नोलॉजी के साथ देता है 15% ज्यादा माइलेज। TVS स्पोर्ट, माइलेज का बाप। सभी भाई बहनों को नमस्कार। हम जिस नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए संकल्पित हैं, उसमें सामाजिक न्याय सबसे महत्वपूर्ण घटक है। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को यह लगना चाहिए कि यह उनका अपना प्रदेश है। हमारी सरकार के गठन के बाद हम इसी दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसकी शुरुआत किसानों को न्याय दिलाने के साथ हुई थी। वनवासियों तक उनके अधिकार पहुंचाने के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा करने के साथ साथ शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना शुरू करके सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई। पहले सिर्फ 7 प्रकार के लघु अनुपज समर्थन मूल्य पर खरीदे जाते थे, जिनकी संख्या अब 52 हो चुकी है। वन अधिकार कानून के तहत पात्र होने के बाद भी जो वनवासी वन अधिकार पत्रों से वंचित थे, उन्हें भी उनके अधिकार सौंपे गए। गौठानों में चल रही आजीविका गतिविधियों से हजारों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इस तरह स्त्री और पुरुष के बीच आर्थिक अवसरों की असमानता को भी हमने दूर करने के लिए एक निर्णायक पहल की है। लैंगिक असमानता केवल स्त्री पुरुषों से संबंधित विषय नहीं है। तृतीय लिंग के नागरिक भी इस असमानता से पीड़ित थे। पुलिस आरक्षकों के रूप में इस वर्ग के नागरिकों की भर्ती करके हमने उन तक भी सामाजिक न्याय पहुंचाने की दिशा में पहल की है। हमने जिन नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया था, वह तेजी से साकार हो रहा है। सामाजिक न्याय ही शांति और विकास का मूल मंत्र है। छत्तीसगढ़ के हर भूभाग में एक जैसा विकास, एक जैसे शांति स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
सामाजिक न्याय का आधार गढ़ रही छत्तीसगढ़ सरकार। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए जनसंख्या नियंत्रण नीति का ऐलान करते ही देश भर में बहस छिड़ गई है। योगी सरकार को एहसास था कि इस नीति के ऐलान के साथ विपक्ष इसे लेकर उन्हें घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन राज्य के विकास के लिए और लोगों के कल्याण के लिए वे डिगे नहीं, उन्होंने कदम उठाए लिया। अब तो कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में संसद में भी इस पर प्राइवेट बिल लाया जा सकता है। आखिर कितना जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और विपक्ष की आपत्ति क्या है, इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी। हमारे साथ रवि प्राशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कपीश भाई आप ही के पास आना चाहूंगा। विपक्ष आप हैं और जिस तरह से बातें चल रही हैं तो आपसे बहुत सारी चीजें जरा यहां पर खुलकर सामने भी आ जाएगी कि आखिर जनसंख्या नीति पर विपक्ष की आपत्तियां क्या है। यहां ये एक बहुत बड़ा इशू है कि विपक्ष चाहता क्या है, उसकी बातें क्या हैं, क्यों उसे जनसंख्या जो नियंत्रण नीति है उससे डर लग रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। कपीश भाई। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण नीति से किसी को डर नहीं जी, बल्कि समाजवादी पार्टी इस बात को चाहती है कि वाकई अगर कवायद हमारी जनसंख्या विस्फोट को रोकने की है योगी और मोदी सरकार की, तो तमाम कुछ मंशाएं हैं संवैधानिक, मैं वो चीजें उठाना चाहता हूं और थोड़ी सी भूमिका देना चाहते हैं जी। वो भूमिका ये है कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने और तमाम अन्य लोगों ने मिलकर के ये संविधान बनाया, तो उसी समय उन्होंने देख लिया था कि जो भारत की जनसंख्या नीति है वो होनी चाहिए जी। भले हम उस समय 35 करोड़, आज हम 1 अरब 35 करोड़ की और जो केंद्रीय सूची है यानी कि संविधान के अनुच्छेद 44 जो कि हमारा नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि संविधान का भाग 4 जिसमें 35 अनुच्छेद से लेकर 51 अनुच्छेद तक आते हैं, उसके अंदर एक बात कही गई थी कि हमारी एक जनसंख्या केंद्रीय नीति होगी। लेकिन 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन किया गया जी, और उसमें इसे संवर्ती सूची में दाखिल कर दिया, यानी कि केंद्र भी बना सकते हैं और राज्य भी बना सकते हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि योगी सरकार अगर बिल लेकर के आ रही है तो प्रश्न इस चीज का है कि वो गैर संवैधानिक तो है नहीं, और ना समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही कि गैर संवैधानिक है। लेकिन एक चीज जरूर कि जो चली चला के बेले में ये 6 महीने का समय बचा है, उसमें से 4 महीने के बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनावों की। अब यहाँ संवैधानिक मसले हैं। मसला ये है कि अभी तो इन्होंने ड्राफ्ट विधि आयोग ने तैयार किया और जनता के सामने रख दिया। जनता जो है उत्तर प्रदेश की, देश की, उस पर विचार विमर्श देगी और उसके बाद 19 जुलाई के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। और अब एक नई बात भी सामने आ रही कि प्राइवेट विधेयक भी मानसून सत्र में लाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मैं कई डिबेट में बैठा इससे पहले भी, और मैं बार बार संवैधानिक मसलों पे बात करना चाहता हूं कि देखिए प्राइवेट विधेयक क्यों लाया जाए? क्या सरकार अगर लेके आएगी उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं? क्या सरकार नहीं जनसंख्या नीति लानी चाहती? प्राइवेट विधेयक के रूप में क्यों लाएगी? सरकार स्वयं अपनी तरफ से लेके आए। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रवक्ता बैठे होंगे तो उनसे आप मेरा जवाब लीजिएगा मेरे प्रश्नों का जी जी, कि इसे वो विधेयक के रूप में लाना चाहते हैं, उसे वो प्राइवेट विधेयक के रूप में लाना चाहते हैं, या उसे वो ऑर्डिनेंस के तौर पे लाना? क्योंकि अगर वो ऑर्डिनेंस के तौर पे लाना चाहते हैं फौरी दृष्टि से राजनीति करने के लिए, तो संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन करेंगे। क्योंकि संविधान यहां पर स्पष्ट है कि ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब कोई आपातकाल या ऐसी स्थिति बन जाए कि उस कानून के बिना देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी कि हम युद्धरत हों या कोई आपदा काल आ जाए तो उसके लिए कोई विशेष कानून लाना हो।
और एक साथ में एक और बात भी कही गई कि ऑर्डिनेंस लाने वाली सरकार इस बात का ध्यान देगी कि उसको कंटिन्यूटी बनी रहे और वो 6 महीने के बाद विधेयक के रूप में उसे परिवर्तित कर सके या 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा। तो यहाँ प्रश्न इस बात का है कि जब हम इलेक्शन में 6 महीने के बाद चले जाएंगे तो ये कंटिन्यूटी तो इनकी बनेगी नहीं, और ये कोई कह नहीं सकता कि किसकी सरकार आई। हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार है। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इनकी ये मंशा है तो इसको बहुत पहले पूरा। जी, मुझे लगता है संपर्क टूट गया है। मैं बात करूंगा रवि भाई, बहुत सारी चीज़ें लगातार सभी लोग देख रहे हैं और कपीस भी बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं। जी कपीस जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बोलिए। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये अगर विधेयक के रूप इसमें ऑर्डिनेंस के रूप में लाना चाहते हैं तो इनकी सरकार तो कंटिन्यू करेगी नहीं, और कोई भी ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 महीने के लिए वैध होता है, उसके बाद वो अपनी विधिमान्यता खो देता है। तो ये 3 चीज कंफर्म करनी चाहिए इनसे। चौथी चीज मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर वाकई आपको कवायद है जनसंख्या नीति पे, भारतीय जनता पार्टी जो है वो गहन विचार करना चाहती है, राजनीति नहीं करना चाहती है, तो इसे केंद्र सरकार को भी लाना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि 6 साल की अटल बिहारी सरकार हो गई, 7 साल की जो है नरेंद्र मोदी सरकार हो गई, लेकिन जनसंख्या कानून पे कोई कानून नहीं आ सका। ये बहुत ही दुख की बात है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर प्रदेश सरकार में प्रोत्साहन पॉलिसी रखी जाती है या किसी को नौकरी से वंचित किया जाता है, तो यहाँ पे भी प्रश्न है कि अगर प्रोत्साहन पॉलिसी आप लेकर के आ रहे हैं तो केवल राज्य सरकार की सेवाओं में ला पाएंगे या राज्य सरकार की नीतियों में ला पाएंगे, किसी चीज का फायदा पट्टा का देना हो या विशेष उसको भार देना हो, या आप 2 बच्चों से ज्यादा वाले तीसरे बच्चे की अगर आप नौकरी रोकना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की तो नौकरी में आप रोक नहीं पाएंगे, ना केंद्र सरकार की योजना में। चौथा पॉइंट मेरा यह है कि जो लोग आबादी बढ़ाने के लिए जो तबके जिम्मेदार होते हैं भारत में, वो निश्चित रूप से अशिक्षा से गुजरे हुए होते हैं, वो ईश्वर और अल्लाह पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये कहते हैं हम फैमिली प्लानिंग नहीं लेकर के आएंगे, आप तो गवर्नमेंट का बिल भी नहीं लाना चाहते हैं, आप प्राइवेट की ओर भागना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी हमें पता चला। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि इन सब चीजों पे गहराई से आइए और केंद्रीय नीति बनाइए। पूरे देश की ये समस्या है, केवल उत्तर प्रदेश समस्या नहीं है। 9 प्रांत और बना चुके हैं, क्या उससे भारत का विस्फोट रुक गया? नहीं रुका। और एक बात और भी है, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये भूतलक्षी प्रभाव से होगा या भविष्यलक्षी प्रभाव से होगा, इसमें प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा कि नहीं होगा। और वो जो तीसरा बच्चा जब बालिग होगा तो समता और समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है, जब वो याचिका डालेगा कि साहब माता पिता हमारे जन्म के लिए जिम्मेदार थे, दंड उनकी जगह हमको क्यों दिया जा रहा है? हमने तो कहा नहीं था कि हमें तीसरी संतान के रूप में पैदा किए। तो ये एक संवैधानिक बेंच का फैसला भी इस पर आएगा आगे चल करके। तो इन सारी चीजों पर विचार करके भारतीय जनता पार्टी चाहे तो एक जेपीसी मीटिंग कर ले, सारे दलों के सर्वदलीय बैठक कर ले और कुछ ऐसा ड्राफ्ट लेके आए जो वाकई भारत को समृद्ध करे। बिल्कुल। मैं बात करूं रवि भाई, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी। अगर जिस तरीके के तथ्य, जिस तरीके के पॉइंट्स बताए हैं उन्हें देखें तो वास्तव में वो भी कुछ सवाल हैं। लेकिन क्या ये कह देना कि 6 महीने ही रह गए हैं सरकार के तो क्या अधिकारी काम नहीं करेंगे, या दूसरी सरकार आएगी तो उसको मतलब नहीं है इस चीज़ों से? अगर कोई भी बिल या कोई भी चीज़ पूरे जनहित के लिए और सबके लिए है तो सरकारें कोई भी रहें, काम तो उसे करना पड़ेगा। चलिए, ये तो कह रही सरकारों की बात। लेकिन रवि भाई, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल या हम कहेंगे कुछ भी ऐसी कोई पहल होती है तो वास्तव में उसका स्वागत क्यों नहीं, ये यहाँ एक सवाल है। और क्या वास्तव में जो कपीस श्रीवास्तव इस पर जो पॉइंट्स वो दे रहे हैं उन पर क्या आपकी राय रहेगी? क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि मुद्दा खाली यूपी का नहीं है, मुद्दा पूरे भारत का है। और पहल अगर यूपी से हो रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जनसंख्या इसके दायरे में आएगी। कैसे देखते हैं रवि भाई आप? देखिए गोस्वामी जी, कपीस जी अधिवक्ता हैं, उन्होंने बहुत सारे जो तकनीकी बिंदु उठाए हैं वो बनते हैं, प्रश्न बाकायदा उठते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को या भारतीय जनता पार्टी को इन सारे प्रश्नों का उचित समाधान जरूर करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सरकारें और कार्यपालिकाएं कंटिन्यूटी में काम करती हैं, तो ऐसे में अगर कोई सुधारात्मक कदम किसी राज्य मशीनरी के द्वारा उठाया जा रहा हो तो उसका मुझे लगता है कि खुले दिल से स्वागत भी कर लेना चाहिए। हालांकि प्रश्नों से
कोई सरकार या कोई व्यवस्था या कोई कार्यपालिका बच नहीं सकती। उनको प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट तौर पर देने पड़ेंगे। ये जो कुछ चीजें मेरे मन में भी हैं कि ये जो मसौदा ड्राफ्ट जो प्रस्तावित बिल का सुझाव के लिए जनता के डाला गया है 19 जुलाई तक, और इसको वेब पोर्टल के जरिए डाला गया है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां वेब पोर्टल नहीं चल रहे होंगे। और चूंकि ये महत्वपूर्ण एक दिशा में उठाया गया कदम है, तो इस पर एक व्यापक समीक्षा, व्यापक राय जनता की आवश्यक है। लिहाजा कुछ समय और दिया जाना चाहिए। और जो कुछ प्रावधान है, तो व्यक्तिगत तौर पर जैसे कपिश जी ने कहा कि एक बच्चे की जो नीति को प्रोत्साहन देना, ये मुझे लगता है कि जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा करने वाला कदम हो सकता है, क्योंकि चीन में भी 3 दशक पहले एक बच्चे की जब नीति आई, तो कालांतर में विशिष्ट परिस्थितियों में हमने ये देखा कि एक बच्चा जब अगर परिवार में पैदा होगा, तो जाहिर है कि युवा जब वो होगा, पढ़ लिख के सक्षम होगा, तो वो अपने माता पिता के पालन पोषण, भरण पोषण के लिए रोजगार करेगा। और न केवल माता पिता बल्कि दोनों अपने माता पिता के 2 जो बुजुर्ग उसके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। ये जो नीति कहलाती है 1 to 4 नीति कहलाती है। तो जब ये स्थिति, सैचुरेटेड स्थिति आ जाएगी, ऐसे में क्या होगा? चीन को भी वो व्यवस्था 1980 में जो उन्होंने लाई थी, एक बच्चे की नीति, उसको 3 दशक बाद वापस लेना पड़ा। तो एक अच्छी चीज है। और गोस्वामी जी, पहली चीज ये है कि उत्तर प्रदेश कोई ऐसा पहला राज्य नहीं है। जैसा कपिश जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, 42वां संविधान संशोधन ला करके इसको कॉन्करेंट सब्जेक्ट बना दिया गया था, यानी राज्य भी कानून इस पर बना सकते हैं और केंद्र भी कानून इस पर बना सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो सुझाव एक कई हलकों से आ रहा है कि इस पर एक विशद, विस्तृत, सुविचारित केंद्रीय कानून की तरफ देश को बढ़ना चाहिए। क्योंकि राज्यों में तो राजस्थान में भी, जहां तक मेरी जानकारी है, मध्य प्रदेश में भी, एक आध राज्य में और इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जहां पर स्थानीय निकाय के चुनाव में अगर 2 बच्चे होते हैं तो चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। और भी कुछ प्रावधान है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले सूबे में अगर ऐसी कोई पहल हो रही है, तो सभी व्यावहारिक पक्षों का पूरा अध्ययन करते हुए, पूरी संवेदनशीलता से, पूरी उदारता से, मुझे लगता है इसका स्वागत इस पहल का भी किया जाना चाहिए। क्योंकि चुनाव में भले ही जा रहा है उत्तर प्रदेश, लेकिन विधायी प्रक्रिया सरकार किसी भी पार्टी की आए वो हमेशा चलती रहती है। एक बार पहल हो जाएगी तो चाहे भारतीय जनता पार्टी वापस आती है या किसी गठबंधन की सरकार बनती है या कपिश जी जिस तरह से कह रहे थे उनकी सरकार बनती है, तो फिर ये कम से कम आगे एक बढ़ने वाला मुद्दा तो रहेगा। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार किसी की भी रहे, अगर कोई अच्छी चीज़ सामने आ रही है तो सबको उसका समर्थन करना चाहिए। अशोक पांडे जी, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है, कपिश जी ने कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं और रवि जी ने भी कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आपको बता दें कि ये तो तय है कि कोरोना से भी संक्रमित बीमारी अगर कोई है तो जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के चलते प्रदेश और देश का विकास नहीं हो पा रहा है। नौजवानों को रोजगार की गारंटी और तमाम चीजें, सारी सुविधाओं के लिए सबसे आवश्यक है कि जो जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, ये चिंता का विषय है। और ये भी तय है कि सरकारों को कानून बनाने का हक है, कई प्रदेशों में है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो एक प्रस्ताव लाया है, कानून जो आ रहा है, निश्चित तौर पे आम जनता, आवाम से, मसौदे से, लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही लागू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है, विपक्ष को भी दलों के दलदल से ऊपर उठ के इस पे समर्थन करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के विपक्ष के साथ दुर्भाग्यजनक है कि हमारी योगी जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार के खिलाफ एक कहां तक चले जाते हैं। आपने देखा होगा जब इस देश में वैक्सीन आती है तो इन्हीं की पार्टी के अखिलेश यादव कहते हैं हम मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और उनके पिताजी लगवा देते हैं। अभी 2 आतंकी जब पकड़े जाते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, इनके और इन्हीं के शासन में
वो बम कांड हुआ था, विस्फोट हुआ था, तो कहाँ अल्लाह उसको का आप बाबा बचाव ले- वापस तुलसी वाले। बाबा कहाँ ये लेके जा उसी रहे हैं? तरह- अशोक पांडे उसी जी, तरह ये अशोक जी, जनसंख्या वृद्धि का अशोक भी जी, विरोध कर रहे हैं। उस पे भी कल हम डिबेट रखेंगे, आप उस पे भी पूरा बोलिएगा। आज हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। निश्चित जनसंख्या नियंत्रण पर दलों के दलदल से ऊपर उठ के, राजनीतिक तुष्टीकरण से ऊपर उठ के, निश्चित तौर पे सबको एकजुट होके इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करना चाहिए। ये हकीकत है, आम जन भी चाहते हैं, अंतिम आदमी भी चाहता है कि प्रदेश और सूबे का विकास हो, तो जनसंख्या नियंत्रण ये बिल जरूर आए। बिल्कुल अशोक पांडे जी, जो कपीश जी ने 2-3 मुद्दे रखे हैं, उसे लेकर आप कपीश जी को क्या कहेंगे कि देखिए, विपक्ष का जो कपीश जी- सवाल है? देखिए, चूंकि कोरोना संक्रमण काल अगर नहीं रहता तो साल भर पहले बिल आता। फिर कोई कहेगा चुनाव को ध्यान में रख के हो रहा है, तो हम जो भी कानून लाते हैं, किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होता है या कोई चुनाव होता है, मेरा ये अरे मानना रटा हुआ है जवाब मत दीजिए भाई। कि रटा हुआ तो कपिल श्रीवास्तव बोलते हैं, कभी कोई जवाब नहीं देते। उत्तर प्रदेश सरकार को ये हक है कि कानून बनावे, तो कानून बना रही है। जनसंख्या नियंत्रण बिल निश्चित तौर पे बनेगा और उत्तर प्रदेश का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, विकास होना भी चाहिए और विकास जरूरी भी है। कपिश भाई, बात यह है कि बहुत बार ये कहा जाता है कि चुनावी वर्ष है, ये बात आपने भी दोहराई और ये बात हर कोई दोहराता है। क्या, यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या चुनावी वर्ष होने से कुछ भी फैसले नहीं लिए जाने चाहिए, या चुनावी वर्ष है तो ये छोड़ देना चाहिए कि शायद अगली बार हम ना आए, दूसरे हैं? इस बात को लेकर बहुत बड़े सवाल रहते हैं कि चुनावी वर्ष है, अब कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब आप ही लोग ऐसा कहेंगे तो जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो तो अपने आप बोलेंगे कि चुनावी वर्ष है, हम काम नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खाली ये कह देना कि चुनावी वर्ष में ये नीति आ रही है या चुनावी वर्ष है इसलिए ये निर्णय लिए जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल पैदा करता है। कपिश भाई। नहीं, जी जी संजय भाई, देखिए सवाल है, जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज, बोलिए। जी, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता है। ये सवाल में प्रश्न बहुत मूल है। अभी देखिए, अशोक जी से हमने जितने संवैधानिक प्रश्न किए वो कन्नी काट के निकल गए। अरे अगर कोई विधेयक आएगा, कोई ऑर्डिनेंस आएगा, कोई पब्लिक बिल लाएंगे, कोई प्राइवेट बिल लाएंगे, तो उसके संसद में रखने की, विधानसभा में रखने की प्रक्रिया है। मैं बहुत साधारण सी चीजें पूछना चाहता था लेकिन निरुत्तर रह गया। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इन्हीं से निरुत्तर हूं, मैं पिछले 3 दिनों से बहुत से चैनलों पे बैठा जहां मैं निरुत्तर रहा। खैर कोई बात नहीं है, वो विधानसभा के पटल पे जो चीजें आएंगी देखी जाएंगी। और अशोक भाई से मैं और उम्मीद भी क्या करूं। मैं तो एक चीज ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जी मुझे लगता है फिर संपर्क जी, मेरा ये कहना है, देखिए संजय भाई जी, कि आप ऐसा नहीं कि चुनावी समय आ गया है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप बिल्कुल करिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं और आप ला नहीं सकते, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो कुछ क्वेरी लगाया कि आप इसको ऑर्डिनेंस के रूप में लाएंगे तो गैर संवैधानिक होगा। क्यों होगा, उसके मैंने क्लासेस दिए आपको। ये आप बताने के लिए तैयार नहीं है कि आप इस मानसून सत्र में लाएंगे या विशेष सत्र कोई आहूत करेंगे, कोई विधेयक लाएंगे, ये आप बताने के लिए तैयार नहीं है। आप पब्लिक विधेयक लाएंगे या प्राइवेट विधेयक लाएंगे, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके पास तो उत्तर ही नहीं है, तो मैं इनसे अब प्रश्न क्या करूं। और दूसरी चीज मैं ये कह दूं कि देखिए, कोरोना काल का ये बहाना ले रहे थे। कोरोना काल में आप 3 कृषि कानून ला दिए। आप कृषि कानून में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आपने पूरा संशोधन कर मारा। तो आखिर आपने इसी कोरोना काल में किया, और इसी कोरोना काल में आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसका आड़ मत ली। आप ला सकते थे, उससे पहले भी ला सकते थे, आप नहीं लाए। आप अब लाने वाले हैं, आपको हार्दिक बधाई दे दूं। लेकिन चक्कर यह है कि मेरे संवैधानिक प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। मैं तो निरुत्तर हूं, इसलिए कि कोई भी विधेयक अगर आप लाइएगा तो हम तो ये चाहते हैं ना कि वो विधेयक कानून बन जाए, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में फंस जाए आगे चल करके। वो मैं नहीं चाहता। मैंने आपसे प्रांग न्याय का सिद्धांत पूछा, मैंने भूतलक्षी और भविष्यलक्षी प्रभाव पूछा, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल विधि नहीं बन रही है। ये भूतलक्षी बन सकती है, ये भविष्यलक्षी बन सकती है। भविष्यलक्षी अगर आप बताते हैं और आप नौकरी में रोक लगाते हैं, तो वो जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का उल्लंघन होगा,
उस पर आप कोई प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता उत्तर देने के लिए तैयार नहीं। तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब इतना गहन चिंतन हम इतनी बड़ी नीति पर कर रहे हैं तो एक प्रदेश सरकार, अरे इससे पहले कई सरकार लाई, पीठ हम उन जी मुझे लगता है कपिश जी का संपर्क फिर टूट गया है। अगर हम बात करें रवि भाई, बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि जनसंख्या नियंत्रण जो है आखिर क्यों ना हो। अब उसके अंदर कितने ही सारे आप बिंदु उठा दें, कितनी सारी बातें उसमें करें रवि भाई, वो ठीक है, एक पहलू हो सकता है, लेकिन वर्तमान की जो मांग है, जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी ने देश की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए, इस बात को हर कोई कहता है रवि भाई, कोई भी मतलब मानेगा कि आज स्थितियां क्या हुई, और उसका एक ही कारण है कि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। आखिर कोई तो सोचेगा, कहीं से तो पहल होगी, चर्चाएं चलेंगी, बिंदु निकलेंगे, आज एक संशोधन हुआ कल दूसरा होगा। ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई आज जो चीज लागू हो गई वो फिर जन्म जन्मांतर तक ऐसी रहेगी। गोस्वामी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मसला उठाया है। असल में 1952 में ही ये मसला जब संविधान लागू हुआ और उसके तत्काल बाद से इस मसले पर विचार विमर्श शुरू हुआ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न पार्टियों ने, और खास तौर पर उस समय की सर्वाधिक शक्तिशाली सत्तारूढ़ जो पार्टी थी कांग्रेस ने, तुष्टीकरण की राह, खासतौर पर इमरजेंसी के दौरान जिस 42वें संविधान संशोधन का जिक्र अभी कपिश जी ने भी किया, मैंने भी किया, उसको देश का मिनी संविधान, उस 42वें संविधान संशोधन विधेयक को देश के मिनी संविधान का दर्जा दिया जाता है। उसने न केवल देश के प्रियम्बल में छेड़छाड़ की और प्रभावी छेड़छाड़ की, सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द बिना किसी व्याख्या के, संविधान में इन दोनों शब्दों की कोई व्याख्या नहीं की गई है, वो जोड़ दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम कर दी गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को यह प्रयास किया गया कि कानूनी इम्यूनिटी दी जाए कि अगर इन पर कोई कानूनी मामला बनता है तो वो अदालतों में ना चले, उसके लिए एक संसदीय फोरम बनाई जाए। और बहुत सारे 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान के स्वरूप को आमूलचूल परिवर्तन का प्रयास किया गया। और उसी समय सेकुलर शब्द बिना किसी व्याख्या के जब संविधान में शामिल किया गया तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने, तो यह साफ हो गया था कि कांग्रेस अब देश में तुष्टीकरण की नीति ही करेगी। भले ही ये व्यापक प्रश्न जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो आपने उठाया है, ये 1952 से ही बहस के केंद्र में रहा हो, लेकिन पॉलिटी की, हमारे देश की राजनीति जिस तरह से तुष्टीकरण पर चलती रही, उसकी धुरी, और बाद में कांग्रेस से टूटकर जो दल बने, जो क्षेत्रीय दल राज्यों में बहुत प्रभावी हैं, कुछ तो आजकल जो क्षेत्रीय पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बहुत सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी, उन्होंने भी मुस्लिम समुदाय को एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझने का प्रयास किया। तो आप समझ सकते हैं कि आजादी के बाद से, संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद से ही, 1952 से ही अभी तक ये विषय जनसंख्या नियंत्रण इतना अनियंत्रित क्यों है। पॉलिटिकल पार्टियां इसका बाकायदा स्वागत करती हैं, लेकिन कोई प्रभावी कदम अभी तक उठाया नहीं गया है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल जो धुरी है विपक्षी पार्टियों की, सत्तारूढ़ पार्टियों की, उनको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी। अब जो सवाल उठ रहा है टाइमिंग को लेके, इसका बहुत घिसा पिटा सा एक उत्तर ये है कि आजादी के बाद जो 4 चुनाव हुए, उनमें लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ हुए। इसके बाद मध्यावधि चुनाव का सिलसिला भी दुर्भाग्य से इंदिरा गांधी, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता इस बहस में नहीं है, लेकिन चूंकि तथ्य है उसका उल्लेख करना पड़ेगा, तो मध्यावधि सरकारों का सिलसिला 4 चुनाव, यानी 1951-52 के बाद जो 3 चुनाव और हुए, यानी 2 दशक बाद मध्यावधि चुनाव का सिलसिला देश में शुरू हुआ। और कांग्रेस का हश्र जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को मुख्य नीति कांग्रेस ने बनाया, इस लिहाज से अब जो कांग्रेस का हश्र हो गया, या 2014 में ये जो नरेंद्र मोदी काल पॉलिटिक्स में आया, ये जो भी पॉलिटिकल प्रवृत्तियां उभरी हैं, इसके बाद हमको लगता है कि जिस तरह से जेपीसी, ज्वाइंट
सर्वदलीय बैठक की मांग कुछ पार्टियां उठाती हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मांग उठाई जाती है विचार विमर्श के लिए, इससे पहले मुझे लगता है कि पार्टियों को अपनी मूल सोच में अलग अलग अपने जो उनके कुनबे हैं पार्टियों के, उनकी जो कमेटियां हैं, उनके जो नेता हैं, उनसे जुड़े हुए जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनको भी अब थोड़ा सा विचार विमर्श करके जो मूल बुनियादी मुद्दे हैं देश के विकास के जो आड़े आते रहे हैं, उन पर विचार विमर्श करके एक सकारात्मक नीति मुझे लगता है बनानी चाहिए। बिल्कुल, और बनानी चाहिए। अशोक पांडे जी, क्या लगता है आपको कि अब की बार कितनी कमर कसे हुए हैं सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर? सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल गंभीर है और सरकार का ये मानना है और प्रदेश की जनता का ये मानना है कि जनसंख्या ही सबसे खतरनाक मोड़ पे है, ज्वालामुखी के मुहाने पे है। जब न विस्फोट हो जाए, हमारी सरकार इसीलिए कानून ला रही है ताकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण हो और लोगों के अंदर एक जन जागरण हो। यह सही बात है कि पूरे देश में हिंदू हो या मुसलमान हो, इनके पैदावार में कमी आई है, जनसंख्या वृद्धि रुकी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक कानून होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ये अनुशासन लागू करना चाहती है ताकि लोगों को 2 बच्चे हो। और मेरा ये मानना है, अभी तक जो भी सरकारें रही हैं, चाहे श्रीमती गांधी की थी, वो लाठी डंडे के बल पर आपातकाल लगा के लोकतंत्र का गला घोटती थी, जबरन 60-80 साल के बूढ़े से लेके 6 साल के बच्चे तक का नसबंदी की जाती थी। उनकी नीयत में खोट थी, वोट की खोट थी। हमारे नीयत में वोट की खोट है, वरना हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का यथोचित विकास हो, इसलिए कानून ला रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। योगी आदित्यनाथ अपने फैसले मजबूत इरादों के साथ लेते हैं। उनका मानना रहा है कि देश कितना भी विकास करे, लेकिन बढ़ती आबादी उसे खुशहाल नहीं बना पाती, संसाधन सीमित होते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ साथ साथ विरोध भी है और सवाल भी हैं। देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आखिर कब आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र इस पर है और वास्तव में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है उसे लेकर बातें होनी चाहिए। इस चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।